आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, ऐसे हम सीधा लिख सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज का और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। ये तो पूरा चैप्टर है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए बच्चों, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे सीखने का, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वैसे आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में एक्टिविटी की होगी साइंस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे कंपाउंड के सॉल्यूशन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। दे आर द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विच आर कैपेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल NaCl का सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन क्या कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? करेगा। एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशंस करेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट? यस सर करेगा। इसी टाइप से बेस, बेस सॉल्यूशन, अगर हम किसी बेस को पानी में डिजोल्व करते हैं और उसमें हम देखें कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है नहीं हो रही है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है बच्चों। तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स किस किस के सॉल्यूशन हो सकते हैं? वो एसिड के सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो बेस के सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर हम एसिड को पानी में डिजोल्व करें, एसिड को पानी में डिजोल्व करें तो क्या होगा? एसिड का सॉल्यूशन बन जाएगा, एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा। बेस को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो बेस सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करके हम इसका एक बार सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। इन तीनों के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। बात पता चल गई इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना बेटा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो, जैसे हम इसको पानी में डिसोल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते अपने आयंस के अंदर। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। सम इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट कंप्लीटली इन aqueous solution, while some electrolytes do not dissociate completely। अब ये जो वर्ड हम बता रहे हैं ना बच्चों, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड अपने कंपोनेंट के अंदर ब्रेक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसोसिएशन। क्या कहेंगे उसे हम? डिसोसिएशन। बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी कंपाउंड अपने कंपोनेंट के अंदर डिसोसिएट हो जाए, अपने कंपोनेंट के अंदर टूट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल NaCl। तो NaCl में कौन कौन से आयन है पता है आपको? NaCl में दो आयन है, कौन से? केटायन एंड एनायन। सोडियम केटायन एंड क्लोराइड, क्लोरीन एनायन। तो उसे हम सोडियम केटायन बोलेंगे, इसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं, ठीक है। तो NaCl का फॉर्मेशन इन दो आयंस के कॉम्बिनेशन से हुआ है, इन दो आयंस के कॉम्बिनेशन से हुआ है। अगर हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं, NaCl को किस में डिजोल्व करें हम? वाटर में डिजोल्व करते हैं और इसका एक और सॉल्यूशन बनाते हैं, सोल्ट सॉल्यूशन। तो सोल्ट सॉल्यूशन में हमें सोडियम भी देखने को मिलेगा, उसमें क्लोराइड भी होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो NaCl है अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर
टूट जाता है जैसे ही पानी में इसको डिसोल्व करते हैं। तो इसी वर्ड को इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिसोसिएशन। क्या कहते हैं इसे हम? डिसोसिएशन। बात समझ में आ गई डिसोसिएशन क्या होता है? ठीक है। तो हमने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा, ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में डिजोल्व करने से उसका जो एक्वा सॉल्यूशन बनता है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चों, वो सब के सब पूरा का पूरा डिसोसिएट पानी में नहीं होता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटली डिसोसिएशन एंड पार्शियली डिसोसिएशन, इन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम पढ़ेंगे बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। अभी हमें डिसोसिएशन वर्ड के बारे में हमें समझ में आ गया डिसोसिएशन क्या होता है। एक और वर्ड हम समझ लेते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये वर्ड हम पढ़ लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या इसे हम और क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोल सकते हैं इसको हम? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेंगे, मतलब कितना सॉल्ट पानी में डिसोल्व करने से अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है, या कितना परसेंटेज पोर्शन अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लिखते हैं बच्चों एल्फा। किससे लिखते हैं हम? एल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीधा आप इसको फॉर्मूला देखेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का तरीका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, number of moles of electrolyte dissociate, number of moles of electrolyte dissociate divided by total number of moles of electrolyte, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल्स लिए हमने, ठीक है, और उन मोल्स में से कितने मोल्स क्या डिसोसिएट हो गए, पानी में डिसोसिएट हो गए। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, NaCl का। वैसे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। सपोज मैंने NaCl के 10 मोल लिए। कितने मोल लिए? 10 मोल्स। इसको मैंने क्या किया? वाटर में डिजोल्व किया और इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया। तो सपोज एक्वा सॉल्यूशन बनाने से NaCl का क्या मिलेगा? एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो मान लो NaCl के मैंने 10 मोल्स लिए। अब 10 मोल्स में से सपोज मान लो 9.5 मोल्स 9.5 मोल्स क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। 9.5 मोल्स डिसोसिएट हो गए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे? 10। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NaCl का अगर हम निकालना तो कितने कैसे निकालेंगे? 9.5 डिवाइडेड बाई 10, ये होगी एल्फा की वैल्यू। ये एल्फा की वैल्यू हो गई। तो ऐसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक कंसेप्ट आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन द इलेक्ट्रोलाइट्स आर categorized into two on the basis of on the basis of dissociation. On the basis of dissociation, the electrolytes electrolyte electrolytes are categorized into टू। कौन कौन सी दो कैटेगरी है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को कैटेगराइज करते हैं? सबसे फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
सेकंड कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, किसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको ये वर्ड भी आपको समझना है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, व्हाट आर द एक्वस सॉल्यूशन। तो aqueous solutions are those solutions which are made in water. aqueous solution, तो aqueous solution क्या होते हैं? ऐसे solution जो किस में बनाते हैं हम? वाटर में बनाते हैं। तो वाटर अगर हम solvent लेते हैं, वाटर क्या लेते हैं? एज ए solvent, तो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर पानी की जगह हम कोई दूसरा कंपोनेंट ले लें, जैसे कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपोनेंट ले लें या ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, उसके अंदर अगर हम डिजोल्व करते हैं तो उसे हम बोलेंगे नॉन एक्वस। क्या बोलेंगे उसे हम? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? तो on the basis of dissociation, the electrolytes are categorized into two manner, strong electrolytes and weak electrolytes। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे strong electrolytes के बारे में। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है strong electrolytes। What are the strong electrolytes? Those electrolytes which dissociate completely। Those electrolytes which dissociate completely और अप टू 100%, मतलब 100% के आसपास वो क्या हो जाता है? उसका डिसोसिएशन हो जाता है। मतलब उनका जो डिसोसिएशन है ना बेटा, किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कितना होता है? मोर देन 90% होता है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 90% से ज़्यादा हो रहा है, 90% से ज़्यादा वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जा रहा है। जैसे मान लो कोई भी हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट मैंने सपोज ले लिया ए बी, जिसके अंदर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है। मैंने ए बी ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक कंपाउंड ले लिया जिसका नाम है सपोज ए बी, और इसको पानी में डिजोल्व करने से ये अपने क्या करेगा? सॉल्यूशन बनाएगा, ए बी टाइप का सॉल्यूशन बना लेगा। अब इसके अंदर जितना हमने ए बी लिया है, सपोज मैंने 20 मोल्स लिए ए बी सॉल्यूशन के, ए बी कंपाउंड के 20 मोल्स लिए। अब 20 मोल्स में से मान लो ये 18 मोल से ज़्यादा, मोर देन 18 मोल्स, इससे ज़्यादा अगर ये पानी में जाके अपना डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव टाइप के आयंस बना लेता है, 18 मोल से ज़्यादा मोल्स ये अगर कर लेता है ना, डिसोसिएशन कर लेता है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। या कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जितने मोल्स लेंगे ना उतने मोल्स पूरे क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे, अपने आयंस के अंदर टूट जाएंगे, अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे, अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं? देखो, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उन सबके एक्वस सॉल्यूशन कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मतलब वो पानी के अंदर 100% या ऑलमोस्ट 100% या नियर बाय 100%, इसलिए मैंने नियर बाय का एन लगा दिया, क्या हो जाता है? नियर बाय 100% क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, या 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड आ सकते हैं? HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनके एक्वा सॉल्यूशन अगर पानी में इनको डालें, इन एसिड्स को, ये 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक और
स्ट्रॉन्ग बेस के इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो इनके बेस को अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसी का जस्ट ऑपोजिट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज electrolytes which do not dissociate completely, जो completely dissociate नहीं होते हैं। मतलब उनका जो डिसोसिएशन होता है वो कैसा होता है बच्चों? और विच डिसोसिएट पार्शियली, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे उसको पानी में डिजोल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगी? एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, वीक एसिड, aqueous solution of weak acids and weak base। वीक एसिड और वीक बेस के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं। तो वीक एसिड में हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। इसे हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एथेनोइक एसिड भी इसे हम कहते हैं। तो जैसे इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होता है, ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, इसका पार्शियली डिसोसिएशन होता है। जिसे हमने इसको 100, इसमें हमने मान लो इसके मैंने 1 मोल लिया और 1 मोल में से ये सपोज 0.25 मोल डिसोसिएट हो गया और 0.75 मोल ऐसा कैसा रह गया? 0.75 मोल डिसोसिएट हुआ नहीं, सिर्फ कितना मोल डिसोसिएट हो गया? 0.25 मोल, मतलब सिर्फ 25% इसका डिसोसिएशन हुआ है। डिसोसिएशन फाइंड करें परसेंटेज में तो कितना आएगा? 25%। या मोल फ्रैक्शन में हम फाइंड करें तो ओनली 1/4 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएट इन द वाटर। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। तो क्या होगा इसमें? अनडिसोसिएट फॉर्म और डिसोसिएशन फॉर्म दोनों के बीच में क्या होगा? एक टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसे हम क्या कहेंगे? इस इक्विलिब्रियम को आयोनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। बात समझ में आई? ये तो हमने पढ़ा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस का इलेक्ट्रोलाइट। वीक बेस का इलेक्ट्रोलाइट जो किसका एग्जांपल है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। एक और हम वीक बेस का भी एग्जांपल देख लेते हैं। वीक बेस है हमारे पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी कैसा होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसको अगर हम पानी में डिसोसिएट करेंगे, इसको हम पानी में डिसोसिएट करना चाहते हैं तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? NH4+ में और OH नेगेटिव, इसमें डिसोसिएट होगा। जैसे इसको पानी में डालेंगे ना, ये 2 आयंस बनेंगे। अब ये जितना मोल्स लेंगे वो 100% इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, बहुत ही कम अमाउंट में ही क्या होगा? डिसोसिएट होगा और क्या बना लेगा? एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये कुछ टाइम बाद में आ जाएगा। तो इसके लिए इस टाइप की कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? आयोनिक इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है तो हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो बात समझ में आई आपको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये हमने कंसेप्ट पढ़ा दिया बच्चों आज पूरा। बात समझ में आ गई आपको? समझ में आया बच्चों आपको क्या क्या मैंने आज बताया है आपको? डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन, दीज आर द टू टर्म्स। तो दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? दोनों टर्म्स एक जैसी है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा डिसोसिएशन, कहीं आपको देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन। तो दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से समझेंगे बच्चों। अगर कोई आयोनिक कंपाउंड
इफ एनी आयोनिक कंपाउंड अगर पानी में डिजोल्व होता है और वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। क्या कहेंगे? कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम उसके लिए? डिसोसिएशन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? और अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है, इफ एनी पोलर मॉलिक्यूल या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे HCl है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये आयोनिक मॉलिक्यूल नहीं है। ध्यान देना बच्चों, ये HCl है ना, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये आयोनिक मॉलिक्यूल नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है ना? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से जो HCl के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये क्या होता है बेटा? पोलर बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड मतलब इसमें पोलरिटी आ जाती है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। देखो HCl के ऊपर मैं ना तो प्लस लगाता हूँ, मैं ना माइनस लगाता हूँ, इसका मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? अगर हम HCl जैसे मॉलिक्यूल को पानी में डिसोल्व करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आयोनाइजेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए हम? आयोनाइजेशन। तो अगर आपको कहीं पे भी आयोनाइजेशन देखने को मिले, डिसोसिएशन देखने को मिले, तो आपको समझना जाना है डिसोसिएशन हमने वर्ड किसके लिए यूज किया है और आयोनाइजेशन वर्ड हमने किसके लिए यूज किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास में, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन वर्ड लिखा है तो आप समझ जाना किसके लिए ये लिखा हुआ है। पोलर मॉलिक्यूल के लिए ये आयोनाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसोसिएशन। क्या यूज करते हैं बच्चों? वर्ड डिसोसिएशन। तो हेडिंग है हमारा आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसी को हम बोलेंगे बच्चों ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, इसे बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझ में आएगा तो आगे का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमें किससे काम पड़ेगा बच्चों? हमें सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है। क्योंकि टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आयोनिक इक्विलिब्रियम किस में एस्टेब्लिश होता है? हमेशा और हमेशा किस में एस्टेब्लिश होगा? वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही स्टेब्लिश होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे ना बेटा, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ NaCl का, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको मैं पानी में डिसोल्व करूंगा ना तो ये सीधा ही NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा, है ना? और पानी में सिर्फ Na प्लस और Cl नेगेटिव के आयंस दिखेंगे, पानी में एक भी NaCl का मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा। मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, पानी में जाते ही पानी में पूरा टूट जाएगा। ठीक है, पानी में जाते ही पानी में पूरा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ये। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम आयोनाइजेशन की बात नहीं करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम आयोनाइजेशन की बात करेंगे। और आयोनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए होगा बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। इस पूरे चैप्टर में हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है। इतनी देर जो हमने पढ़ा है ना बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने बताया कि डिसोसिएशन क्या होता है ना? और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है,
फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको बताया, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया, फिर आपको इस सब के इनके एग्जाम्पल आपको दिए। ये सब हमारे बताने का एक ही एम था कि आपको समझ में आए कि क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या होता है उनको डिसोसिएशन, क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। किस टाइप के सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, किस टाइप के सॉल्यूशंस नॉन एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। हमारा इस पूरे चैप्टर में किससे वास्ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, उस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं बेटा जी, आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं। तो सपोज हमारे पास में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, मैं इसको वापस से पूरा बना देता हूँ, दिखा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं बच्चों, टॉपिक है हमारे पास में आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है एसिटिक एसिड, क्या लिया हमने, एसिटिक एसिड, इसे हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। और आप बच्चों को पता होगा इसका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, नाम तो सुना ही होगा विनेगर। विनेगर कैसे बनाते हैं, ये जो एसिटिक एसिड है ना, 5 ml अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं, कितना लेते हैं 5 ml एसिटिक एसिड, तो उसमें हम मिला देते हैं बच्चों 95 ml वाटर, कितना मिला देंगे 95 ml वाटर मिला देंगे, तो हमारे पास में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 100 ml, तो 100 ml क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा, ठीक है। प्योर ले लेंगे हम 5 ml, 95 ml उसमें पानी ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा जी, विनेगर कहेंगे। तो हमें यहाँ पे विनेगर नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर आयनाइजेशन पढ़ना है, क्या होता है आयनाइजेशन। तो जैसे एसिटिक एसिड को हम पानी में डिजोल्व करते हैं बेटा, एसिटिक एसिड को हम पानी में डिजोल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा। तो रेस्पेक्टिव आयंस कौन कौन से, एसिटेट आयन and H plus ion. These are the respective ions of acetic acid, and when acetic acid is dissolved in water, it form two types of ion, acetate and hydrogen ion. इसे बोलते हैं एसीटेट आयन, क्या कहते हैं बच्चों, एसीटेट, एसीटेट आयन। और ये तो हाइड्रोजन आयन आप सभी बच्चों को पता है। तो इसके लिए अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है बेटा, इसके लिए अगर मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम के टर्म में इसको मैं बात करूं, अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने एक समझा था, तो इसको किस टर्म में लिख सकते हैं, के इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस टर्म में हम इसको लिखेंगे। यहाँ हम लिख देंगे CH3 COO नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब देखो एक और बात आपको ध्यान देनी है बच्चों, तो यहाँ पे जब H2O लिखते हैं ना, और यहाँ पे एसिटिक एसिड लिखते हैं, तो यहाँ पे हम जनरली ये लगा देते हैं H3O, क्या लगा देते हैं H3O प्लस, यहाँ पे H3O प्लस लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो एसिड है ना, ये क्या देता है H प्लस आयन देता है, ये H प्लस आयन देगा। और वाटर के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का दे देता है, तो क्या बना देता है H3O प्लस बनाता है। तो इस टाइप से हमें इसको लिखना है, यहाँ पे हमने लिख दिया H3O प्लस, एक्चुअल में ये H प्लस आयन ही है, ध्यान देना बेटा, ये एक्चुअल में क्या है H प्लस आयन ही है, आजकल हमें इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये नया तरीका हो गया लिखने का, डिवाइडेड बाय ये लिख देंगे हम CH3 COOH इंटू H2O, ठीक है। हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। अब देखो एक और बात ध्यान देनी है, अगर मैं इसमें H2O को इस साइड में लेके आ जाऊं, तो मैं इसको किस टाइप से लिखूंगा, K इंटू H2O, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, CH3 COO नेगेटिव H3O प्लस, नीचे क्या बच गया CH3 COOH, ये नीचे ये रह गया, ठीक है। अब ये जो है ना बेटा, ये वाला, इसको हम क्या लिखेंगे,
के ए, क्या लिखेंगे इसको हम, एक नया कांस्टेंट दे देंगे जिसे हम बोलेंगे के ए। तो एक्चुअल में के ए क्या है, के ए इज द आयोनिक कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। इसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्या कहेंगे इसे हम, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के तो आपको पता है बच्चों, ये कांस्टेंट होता है। के में हमने पिछले केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, तो इसे हम बोला था हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको के को हमने क्या कहा था उस समय, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा था। अब जब यहाँ पे के और ए लगा देते हैं, ए का मतलब यहाँ हो गया एसिड, तो ये एसिड के लिए है, तो एसिड क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं या डिसोसिएट होते हैं। तो इसके लिए हमने वर्ड यूज कर लिया बेटा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या इसे हम बोल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। दोनों टर्म आपको ध्यान रखनी है, कहीं कहीं पे आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखा हुआ आएगा, कहीं कहीं पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आएगा लिखा हुआ। तो दोनों ही टर्म सही है, एक भी गलत नहीं है। ये भी लिख सकते हैं हम इसको, ये भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो आप इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, के ए आएगा तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, के ए, क्या लिख देता हूँ इसकी जगह में, के ए इक्वल टू CH3COO नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय CH3COOH। तो ये इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई ना आपको। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं बच्चों, के ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, के ए की वैल्यू कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं। तो मैं इसको सबको एक बार रफ कर रहा हूँ, मैं वापस से इसको बता रहा हूँ। अब इसकी के ए की वैल्यू कैसे निकालनी है वो हम देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो मैं ये लिख रहा हूँ वापस, CH3COOH प्लस H2O, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O प्लस। ठीक है, ये ऐसे मैंने इसको लिख दिया। अब मैं मान लेता हूँ बच्चों इनिशियली कंसंट्रेशन, इनिशियली मेरे पास में एसिटिक एसिड कितना था, तो मैंने लिख दिया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। सपोज मैंने मान लिया सी मोल लिए, इसके मैंने कितने लिए, सी मोल ऑफ एसिटिक एसिड लिए, कंसंट्रेशन को मैंने मान लिया सी। ठीक है, तो इनिशियली ये कितना बना, जीरो बना, ये कितना बना, जीरो बना, क्योंकि इनिशियली ये मैंने लिया। अब मान लो इसका डिसोसिएशन, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कितनी बच गई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो ये पूरा तो डिसोसिएट होगा नहीं, पानी में डालेंगे तो। सपोज एक में से, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में से सपोज इसका डिसोसिएशन हो गया अल्फा, तो बच्चे कितने, इक्विलिब्रियम पे ये कितना बाकी रहा, एक में से अल्फा निकल गया, तो वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा रहेगा ना। अब टोटल मैंने कितने लिए थे, टोटल मैंने कितने लिए थे, सी लिए थे, तो सी से मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, सी इंटू वन माइनस अल्फा, ये रह जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, जितने थे ना, जितने हमने लिए थे उसका सी अल्फा बनेगा, ये भी कितना बनेगा बेटा, सी अल्फा बनेगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करवाते हैं इक्विलिब्रियम लो पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, के ए इक्वल टू CH3COO नेगेटिव, H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। अभी हमने वैसे लिखा था, वैसे लिखा हमने पूरा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखो बेटा, सी अल्फा, है ना, इसकी भी वैल्यू लिख दो H3O प्लस की, इसकी वैल्यू भी कितनी है, सी अल्फा डिवाइडेड बाई, अब इसकी जो वैल्यू है ना वो लिख दो सी वन माइनस अल्फा, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो के ए क्या आ जाएगा बेटा, के ए इक्वल टू सी अल्फा कितने हो गए, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम क्या लिख देंगे बच्चों, सी माइनस सी अल्फा, ये रहेगा। देखो इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये रहेगा।
अब हम इसको देखो इसी में हम कट भी करवा सकते हैं। देखो इसको जैसे ये मैंने सी और 1 माइनस एल्फा लिखा था, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सी 1 माइनस एल्फा। ये देखो सी और सी ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या बचेगा, के ए इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा। ये बचेगा, ये तो बचेगा बेटा, है ना। अब मान लो ये जो एल्फा है ना, एल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये ए के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, ये जो वैल्यू है ना बेटा, एल्फा की वैल्यू एक से कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, जीरो के बराबर मान सकते हैं। तो ये 1 माइनस जीरो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, के ए इक्वल टू हो जाएगा सी एल्फा स्क्वायर डिवाइड सी एल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगी के ए की वैल्यू। ठीक है। अब अगर हमें एल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो एल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो। तो एल्फा स्क्वायर इक्वल टू हम मैं क्या लिखूंगा, के ए डिवाइडेड बाई सी। अब मैं अगर ये स्क्वायर को हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाई सी। तो एल्फा की वैल्यू हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आई थिंक कंसेप्ट आप सभी बच्चों को क्लियर हो गए हैं।